नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान के बदलते हालात के बारे में। एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट में आज यानी 28 जुलाई को चाइना की गवर्नमेंट ने तालिबान के एक बहुत बड़े डेलीगेशन को होस्ट किया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने खुद इनसे मुलाकात करी। इस तालिबानी डेलीगेशन को, जिसमें कई लोग शामिल थे और इसको लीड कर रहे थे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। काफ़ी समय तक तो ये मुलाकात सीक्रेट थी, लेकिन शाम होते होते मीडिया में इसकी खबर लीक हो गई। उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रेस नोट जारी करके इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। और आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इन्होंने जो ट्वीट किया है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मतलब मुझे तो पढ़कर इसको हंसी आ गई। चाइना होप्स द अफगान तालिबान विल पुट अफगानिस्तान नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, अपहोल्ड कमिटमेंट टू पीस टॉक्स, embrace the goal of peace and create a positive image and inclusive policy। तो देखते हैं कि तालिबान इनमें से कितनी चीजें असल में कर पाता है। लेकिन हमारे लिए अभी मेन मुद्दा यह है कि जब चाइना, ईरान, रशिया सभी सरकारें तालिबान से बातचीत कर रही है तो भारत को यहां पर क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेल करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस सब्सक्रिप्शन में केवल आपको क्लासेस नहीं मिलती, बल्कि प्रीलिम्स, मेंस दोनों की क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की तैयारी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा। और इस कॉस्ट में भी अभी आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई यानी आज रात तक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इस कोर्स पर चल रहा है। कॉम्बो कोर्स जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी कराई जाती है। तो ये कोर्स आपको 49,680 रुपीज़ का होगा फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ मेंशन करी है, इट इज़ इंक्लूसिव इन दिस कॉम्बो कोर्स। पिछले 2 महीने से तालिबान अफगानिस्तान के काफ़ी हिस्सों पर कंट्रोल जमा चुका है। आज से 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 1/3 एरियाज पर हमारा कंट्रोल है। अब तालिबान ये कहता है कि हमारा 80% एरिया पर कंट्रोल है। अफगानिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं मानती। सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है। इस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर चाइना का कंसर्न क्या है कि अगर तालिबान की सरकार आ जाती है अफगानिस्तान में, तो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया जा रहा है उइगुर मुसलमान ग्रुप्स के द्वारा, उसको काफ़ी बढ़ावा मिल जाएगा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न उइगुर मिलिटेंट ग्रुप्स ही हैं। तो एक सबसे बड़ा ग्रुप है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM, जिसको दुनिया के ज़्यादातर देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। यूएस भी मानता था, अभी कुछ साल पहले उन्होंने इसे आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया। ETIM के आतंकवादी अफगान चाइना बॉर्डर का इस्तेमाल करके चाइना में इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे। अब वैसे चाइना और अफगानिस्तान का बॉर्डर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, केवल 90 किलोमीटर का यहाँ पर बॉर्डर है एट द वखान कॉरिडोर। तो ये जो एक पतला सा जमीन का हिस्सा आप देख रहे हो, ये है वखान कॉरिडोर और ये बदख्शान प्रोविंस है अफगानिस्तान का उत्तर में, इसका एक हिस्सा है। लेकिन ये जो प्रोविंस है ना, ये इतना दुर्गम इलाका है कि यहाँ पर ना तो कोई अफगानिस्तान की आर्मी इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, ना ही चाइना की आर्मी यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है। बहुत ही ऊंचे पर्वतीय इलाके हैं ये। और चाइना को सबसे बड़ा इशू यही है कि या तो इस बॉर्डर से या फिर ये ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर से होते हुए ETIM के आतंकवादी इस बदख्शान प्रोविंस का इस्तेमाल करके चाइना में ना चले जाएं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के बहुत बड़े टेरिटरी पर कंट्रोल जमा चुका है। जितना भी आपको यहाँ ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये सभी तालिबान के कंट्रोल में है। अभी बदख्शान प्रोविंस में ये वखान कॉरिडोर बचा हुआ है, दिस इज द बदख्शान प्रोविंस, और उसमें ये वखान कॉरिडोर है। तो ये अभी तक बचा हुआ है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। वखान कॉरिडोर में बहुत ही छितराए हुए से छोटे मोटे गांव हैं, तो यहाँ पर इतना कोई बहुत मेजर सिटी नहीं है जिसको कंट्रोल किया जा सके। तो अल्टीमेटली जो भी बदख्शान को कंट्रोल करेगा वो वखान को भी कंट्रोल करेगा। जब से तालिबान के हमले बढ़े हैं, चाइना अपने 210 नागरिकों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर चुका है। तो चाइना की तकलीफें और चाइना की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ये वखान कॉरिडोर का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको बदख्शान प्रोविंस दिखा दिया, दिस इज द एंटायर प्रोविंस। ज़्यादातर आबादी वाला क्षेत्र यहाँ है। ये तो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। अभी हाल ही में एक UN की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि ETIM के कई फाइटर्स, कई आतंकवादी इस वखान कॉरिडोर के रास्ते से चाइना में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चाइना की चिंताएं इसीलिए बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं कि केवल चाइना चिंतित है, अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी अफगानिस्तान के गृह युद्ध जैसे हालात से चिंतित होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन खराब ना हो। बदलते हालातों के साथ चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ाया है। आप देखिए कि चाइना का जो एम्बेसडर था अफगानिस्तान में, वो बदल दिया गया 1 हफ्ते पहले। क्यों बदला गया? ताकि जो नया एम्बेसडर है वो ना केवल अफगानिस्तान की सरकार बल्कि तालिबान से भी बातचीत कर सके, ऐसा माना जा रहा है। चाइना इस बात को भी समझता है कि पाकिस्तान को यहां पर अपने साथ लेना बहुत जरूरी है। तो 25 जुलाई को कुछ ही दिन पहले
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात करी और इस बातचीत के बाद दोनों ने कहा कि हम जॉइंट एक्शन लेंगे अफगानिस्तान से आतंकवादियों को बाहर भेजने के लिए। पता नहीं कौन से आतंकवादियों को ये बाहर भेजेंगे, खुद ही तो आतंकवादियों को पनाह देते रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ATIM वाले आतंकवादियों की ही बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के कुछ ही दिन बाद चाइना ने अफगानिस्तान के तालिबान को भी इन्वाइट किया। याद रखना, तालिबान का डेलीगेशन है ये, अफगानिस्तान की सरकार का डेलीगेशन नहीं है। और ये डेलीगेशन बाकायदा हवाई जहाज से आया है चाइना के तियानजिन शहर तक, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं और इनको लीड कर रहे हैं मुल्ला बारादर। तो वांग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने तालिबान से ये बात कही कि आप अपने आप को ETIM से अलग कर लो। इनका बस एक ही कंसर्न है कि आप ETIM यानी कि शिनजियांग में जिसको ये आतंकवादी मानते हैं चाइना वाले, उससे बिल्कुल दूर कर लो अपने आप को। इनको सपोर्ट मत दो, इनको शह मत दो अपने एरियाज में। चाहे आप अफगानिस्तान को कंट्रोल भी करो तो ETIM को बिल्कुल भी पनाह नहीं देनी है। तालिबान ने चाइना को कुछ आश्वासन दिए इस मीटिंग में। अब इन्होंने ETIM का नाम तो नहीं लिया साफ तौर पर, यानी कि तालिबान ने ETIM को बिना नाम लिए ये कहा कि हम किसी भी दूसरे संगठन को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। इनको पता है कि पिछली बार अलकायदा को टेरिटरी इस्तेमाल करने दी थी तो US किस तरह से हमला करने आ गया था। दूसरा, इनका कहना है कि अफगानिस्तान यानी कि जब ये अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, वो अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। अफगानिस्तान का भविष्य बेहतर हो इसलिए तालिबान काम कर रहा है, और हम डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के लिए नए साथी ढूंढ रहे हैं। वी वांट मोर पार्टनर्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। और ये तालिबान अफगानिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और इसके लिए ये काफी एफर्ट्स भी करना चाह रहे हैं, और इसीलिए शायद ये चाइना से मिलने भी गए हैं। तो इस तरह के आश्वासन तालिबान ने चाइना को दिए हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने ETIM का स्पेसिफिकली कहीं पर भी नाम नहीं लिया। तो कुल मिलाकर चाइना के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पूरी तेजी से चल रहे हैं, बरकरार हैं। लेकिन अब दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है? भारत में पिछले कई हफ्तों से ये डिबेट चल रहा है कि क्या भारत सरकार को तालिबान से एंगेज करना चाहिए, क्या हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। भारत ऑफिशियली तालिबान की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है। कुछ ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से ताशकंद में मीटिंग भी करी थी, और भारत ने अपना सपोर्ट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को दिया था। लेकिन अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते केवल अभी इस करंट सरकार से नहीं है, हमारे रिश्ते काफ़ी पुराने हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आज़ादी के बाद 1950 में भारत और अफगानिस्तान ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी, और उसके बाद कई सालों तक हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। लेकिन 1970s में जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद वहाँ पर सोवियत यूनियन अटैक कर देता है, उसके बाद से हालात काफ़ी चेंज हो गए। 96 में फाइनली तालिबान जब पावर में आता है, उस समय इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं थी अफगानिस्तान में, यानी कि हमारे रिश्ते अफगानिस्तान सरकार से अच्छे नहीं थे, क्योंकि तालिबान जो है वो कई आतंकवादी संगठनों को हेल्प करता था, जिसमें से कश्मीर वाले आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। तो भारत ऑफकोर्स तालिबान को सपोर्ट नहीं करेगा। तो भारत ने अपना सपोर्ट दिया नॉर्दर्न अलायंस को। ये एक मिलिशियाज का संगठन था जो उत्तरी अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल जमाए हुए थे और तालिबान के विरोधी थे। अहमद शाह मसूद वॉज द लीडर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस पूरी तरह से कभी तालिबान को हरा नहीं पाई, और उसके बाद अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई, और फिर 2001 वाला 9/11 का हमला हो जाता है और अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक कर देता है। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। तालिबान आउट ऑफ पावर, और जो हामिद करजाई की नई सरकार बनी अफगानिस्तान में, उससे भारत के अच्छे रिश्ते थे। इंडिया के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रहे, और पिछले 17 साल से भारत के रिश्ते अच्छे ही हैं, जब से अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स स्टार्ट हुई हैं। और भारत की कई कंपनीज ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। भारत की सरकार वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स हमने फाइनेंस किए हैं, और इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर काफ़ी है। तो ऐसे में भारत और अफगानिस्तान का जो एंगेजमेंट है वो अब बहुत अच्छे स्तर का चल रहा है। लेकिन 2021 में जो घटनाएं घट रही हैं, तालिबान फिर से पावर में आने जा रहा है, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब अफगानिस्तान के जो अभी हालात हैं उसको देखते हुए 3 इंपॉर्टेंट ऐसे पड़ोसी हैं जो तालिबान को पावर में आता नहीं देखना चाहते। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान। ईरान अफगानिस्तान का लंबा बॉर्डर भी है, और ईरान में एक शिया गवर्नमेंट है, और तालिबान सुन्नी देवबंदी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। तो इनकी आपस में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। तो ये ईरान की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आए। दूसरा है रशिया। अब रशिया यहाँ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन रशिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आज भी इन सेंट्रल एशियन देशों में बरकरार है। तो अगर तालिबान पावरफुल हो जाता है तो अल्टीमेटली वो इन देशों में भी प्रॉब्लम कर सकता है। रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि सेंट्रल एशिया में दिक्कतें हो, सिक्योरिटी इश्यूज आए बिकॉज ऑफ तालिबान। तीसरा है चाइना। चाइना का कंसर्न मैंने आपको बता दिया, शिनजियांग और यहाँ पर जो उइगर इंसर्जेंसी है उसको सपोर्ट ना मिले तालिबान के द्वारा, ऐसा चाइना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो काफ़ी एम्बिग्यूटी दिखा रहा है। एक स्तर पर तालिबान का ये विरोध करते हैं, लेकिन एक स्तर पर तालिबान को सपोर्ट भी करते हैं। और आखिरी पड़ोसी अफगानिस्तान का जो एक बॉर्डर शेयर करता है वो है भारत।
अब बॉर्डर चाहे हमारा बहुत छोटा हो, लेकिन हमारे बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो देखो, ये जितने भी देश मैंने मेंशन किए, ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब तो तालिबान से ओपनली एंगेज कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। इनके अफगानिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ भी संबंध है, पर फिर भी ये तालिबान से बात कर रहे हैं ओपनली, ताकि ये अपना हित साध सकें। तो इनमें से कोई भी देश तालिबान को फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। तो देखो, भारत के जो कंसर्न्स हैं वो मैंने पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहला, चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए हम INSTC को बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और पिछले कुछ सालों से भारत कोशिश कर रहा है कि इस ओरिजिनल INSTC वाले रास्ते के अलावा एक ईस्टर्न कॉरिडोर भी बना दिया जाए INSTC के अंदर, जो छाबहार से होकर अफगानिस्तान से होकर निकलेगा। तो भारत इसके लिए बहुत लॉबी कर रहा है। भारत ने छाबहार का पोर्ट और रेलवे लाइन के डेवलपमेंट में भी काफी सपोर्ट किया है। तो ऐसे में भारत चाहेगा कि ये कॉरिडोर बने, लेकिन अगर तालिबान पावर में आ गया तो ये वाला रूट भूल जाओ, ईस्टर्न कॉरिडोर नहीं बनेगा। हम एक्चुअली ईरान के ऊपर कंप्लीटली निर्भर नहीं रहना चाहते। कल को ईरान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं तो एक ही रास्ता नहीं होना चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी ऑल्टरनेट रूट्स। तो फिलहाल के लिए मान लो कि अफगानिस्तान के शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी अपनी बनाए रखती है, लेकिन जो ये रूरल एरियाज हैं, यहां तो तालिबान का शासन रहेगा आने वाले कुछ सालों तक या महीनों तक। तो इस पूरे रूट को सिक्योर करने के लिए भारत को तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी। ये एक भारत की मजबूरी बन जाएगी अगर हमें INSTC को सेफली आगे चलाना है। तो अगर हमें सेंट्रल एशिया का ट्रेड नेटवर्क चालू करना है, तो अफगानिस्तान में तालिबान और जितने भी पावर ब्रोकर्स हैं जो इन रोड्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स को कंट्रोल करते हैं, उन एरियाज को कंट्रोल करते हैं, उनसे हमें बातचीत करनी पड़ेगी। और याद रखना कि भारत की कंपनीज का चाइनीज कंपनी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, तो हमारा तो और ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट है, चाइना से ज्यादा हमें वहां पर बातचीत अभी करनी चाहिए। तो भारत को तालिबान से अच्छे रिश्ते चाहिएंगे। वी वुड वांट गुड रिलेशंस, ताकि भारतीय कंपनीज अफगानिस्तान के अंदर बिजनेस कर सके। लेकिन भारत इकोनॉमी की खातिर, आर्थिक तरक्की की खातिर अपने उसूलों को ताक पर नहीं रख सकता। याद रखो कि तालिबान पिछली बार जब पावर में था तो उसने मानव अधिकारों को तो देखा ही नहीं था, और ऐसे ऐसे कृत्य किए थे 90s में जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। तो भारत इस तरह की रजीम को, इस तरह की सरकार को शायद ही कभी सपोर्ट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एनीवेज, एक और कंसर्न भारत का यह है कि तालिबान की जो अभी की लीडरशिप है वो पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से बहुत क्लोज है। तो अगर तालिबान वहां पर पावर में आता है तो वो हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क के इन्फ्लुएंस में आकर भारत से बातचीत ना करे या फिर भारत के खिलाफ काम करे। तो भारत की सरकार के सामने दो बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, कठिन चॉइसेस हैं। पहला रास्ता ये कि हम अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करें, जैसे ये सारे देश कर रहे हैं, ईरान, चाइना। तो हम भी कंसिलिएशन और पीस प्रोसेस में बीच में जाकर दोनों पार्टीज को एक टेबल पे लाकर दोनों के बीच में बातचीत करवाएं, और हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट को इसमें प्रायोरिटी पर रखें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 100% अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अफगानिस्तान की जो आर्मी मिलिट्री है उनको सपोर्ट करके उनको ट्रेनिंग और अन्य हथियार मुहैया करवाएं, जिससे कि अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान को खदेड़ दे और हमारे बिजनेस इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वहां पर बरकरार रहें। तो पहले केस में भारत को तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना यहां पर भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि तालिबान पूरी तरह से पावर में आ जाए। हम यहां पर शांति समझौते के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये वाला जो सिनेरियो है, सेकंड केस, इसमें हम तालिबान से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। भारत का पूरा फोकस अफगानिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट पर, अशरफ गनी को सपोर्ट करने पर होगा, और हम तालिबान के अगेंस्ट काम करेंगे। लेकिन अगर इस दूसरे केस में तालिबान गवर्नमेंट फोर्सेस को हराकर काबुल में अपनी सरकार स्थापित कर देता है, तो फिर भारत और तालिबान के कोई संबंध नहीं होने वाले हैं, और इंडिया अफगानिस्तान के जो जितने भी रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे बिजनेस इंटरेस्ट वहां पर पूरी तरह से खतरे में रहेंगे। तो भारत की विदेश नीति आने वाले कुछ हफ्तों में क्या रहेगी तालिबान को लेकर, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए। शुड वी गो विथ सिनेरियो 1 या फिर सिनेरियो 2 फॉलो करना होगा। अपने आंसर को फ्रेम करो 50 या 60 वर्ड के अंदर। जो अच्छे आंसर्स होंगे उनको मैं लाइक करूंगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। यहां पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो प्लस क्या आइकॉनिक, जो भी कोर्स आप अवेल करते हैं उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करेंगे तो। और याद रखिए ऑप्शनल की तैयारी भी यहां पर होती है, लेकिन अभी अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इट इज अवेलेबल फॉर 49,680 रुपीज। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप एक रेगुलर बैच ज्वाइन कर लीजिए, 1 ईयर 2 ईयर बैच, जो भी आपका टारगेट है। 2021 टारगेट है तो फिनिक्स बैच ज्वाइन कर लो। तो यहां पर एक टाइम टेबल के अनुसार आपकी पढ़ाई होती जाएगी।
19 अगस्त से मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस कोर्स में हम 12 घंटे में पूरी मिडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं अच्छे से। अभी सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत बेनिफिट है, ना केवल डिस्काउंट बल्कि कुछ और बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिडिटी, फ्री टेस्ट सीरीज और ईएमआई ऑप्शन अवेल करना। और किताबें भी फ्री है, 20 किताबों का पूरा सेट यहाँ फ्री है। ईएमआई पर अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो नीचे एक bit.ly वाला लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें ये लिंक मिलेगा, उस पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देना, हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क कर लेंगे। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और स्कॉलरशिप आप तभी जीतोगे जब आपके स्कोर अच्छा है। तो स्कोर बढ़िया करने के लिए इन फ्री टेस्ट सीरीज को डेली प्रैक्टिस करो, जहां पर आपसे कोड मांगा जाता है फॉर कॉम्बैट और फॉर एनी फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स। जस्ट यूज दिस कोड, सारा फ्री मटेरियल आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।